स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक आधार पर हमने देखा इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। आज हम देखते हैं ऑक्सीजन के बेस पर ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। जैसे हम देखते हैं C+O2 क्या बनेगा? CO2। Mg+O2 क्या बनेगा? MgO। इस प्रकार किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया होती है इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं? दहन अभिक्रिया। किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ अगर हीट किया जाता है या अभिक्रिया होती है तो क्या कहलाती है? दहन अभिक्रिया। अब है ऑक्सीजन का निकलना, तो ये क्या कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? ये हम कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया ये? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ऑक्सीजन निकल रही है तो यहाँ क्या हो रहा है? ये अपचयन अभिक्रिया भी है। इसी प्रकार हाइड्रोजन बेस के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम H2S + O2, तो यहाँ क्या बना? H2O + सल्फर। तो यहाँ H2S गैस का किस में ऑक्सीकरण हो गया? सल्फर में ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है H2S से, तो यहाँ की इस H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इसी प्रकार हाइड्रोजन का जोड़ना, जैसे हम कह दें H2 + Cl2 क्या बन गया? HCl। या हमने देखा था एथीन में H2 को जोड़ा था, क्या बन गया? यहाँ एथेन। ये एग्जाम्पल इसलिए करवाया कि ये एग्जाम्पल पहले भी आया है। ये दो लिखकर अभिकारक और सामने आपसे पूछ सकते हैं कि अभिक्रिया को पूरा कीजिए, और यहाँ उत्प्रेरक दे सकता है निकल। तो इसमें क्या बनेगा? एथीन से एथेन। दो बेस हो गए, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर विद्युत धनी ऑक्सीकरण में क्या होगा? विद्युत धनी तत्व है, अभिक्रिया में बाहर निकलता है। विद्युत धनी तत्व का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जैसे हम देखते हैं Ki की अभिक्रिया करवाते हैं Cl2 से, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है? KCl + I2। तो यहाँ क्या हुआ? Ki का ऑक्सीकरण हुआ I2 में। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे हम कि विद्युत धनी तत्व का क्या होगा? योग या जुड़ना, तो क्या कहलाएगा? अपचयन। जैसे हम देखते हैं कि मैग्नीशियम और पोटेशियम है या सोडियम है, कैसे तत्व हैं? ये विद्युत धनी तत्व हैं। तो इनका हम योग करवाएं, जैसे Cl2 के साथ हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाएं या Br2 के साथ हम K, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? MgCl2, और यहाँ क्या प्राप्त होगा? 2KBr। तो ये दोनों क्या है? विद्युत धनी तत्व। यहाँ योग हो रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है? ये अपचयन। और यहाँ निकल रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण। इसी आधार पर हम देखें अगर विद्युत ऋणी तत्व, तो विद्युत ऋणी तत्व का क्या होगा? ऑक्सीकरण में योग। विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर विद्युत ऋणी तत्व का क्या होगा? यहाँ योग। तो क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीकरण। जैसे हम देखते हैं H2 + Cl2 से क्या बन गया? HCl। ठीक है। इसी प्रकार Mg + Cl2 से क्या बन गया? ये MgCl2।
तो यहाँ क्या है, ये विद्युत ऋणी तत्व का क्लोरीन का क्या हो रहा है, योग। तो कौन सी अभिक्रिया है ये, ऑक्सीकरण। और यहाँ क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, विद्युत ऋणी तत्व का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन। जैसे हमारे ये एग्जाम्पल दिया है FeCl3 + H2, तो यहाँ क्या बनेगा, इससे 2HCl और यहाँ FeCl2। यहाँ Fe है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3, और यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। Fe है ये एक संक्रमण धातु है, संक्रमण तत्व है, और संक्रमण तत्व है, इनकी विशेषताएं होती है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो ये हमारा ऑक्सीकरण अपचयन यहाँ कंप्लीट होता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन के 5 बेस हैं, पांचों को आप बराबर में ऐसे लिखकर कोरिलेट करें तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। क्या देखना है हमें कि ऑक्सीजन, एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको अभिक्रियाओं में इस प्रकार पहचान करनी है। पहला आप देखेंगे ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। विद्युत धनी तत्व का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और विद्युत ऋणी तत्व का योग क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और 5वां हमने देखा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसी आधार पर अपचयन जस्टिस का क्या हो जाएगा, अपोजिट। ऑक्सीजन का योग है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का निकलना। हाइड्रोजन का योग, विद्युत धनी तत्व का योग, विद्युत ऋणी तत्व का निकलना, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या योग। ये हैं हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की परिभाषा और गुण आज बताती हूँ, इनके प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उत्प्रेरक क्या होता है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारी जितने भी हमने अभिक्रियाएं पढ़ी है, संयोजन, वियोजन, अपघटन, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, तो उत्प्रेरक ऐसा रासायनिक पदार्थ है, ये हमारी इन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करता है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है, यानी स्वयं के रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये पदार्थ क्या होते हैं, उत्प्रेरक। और ये उत्प्रेरक हैं, ये प्रत्येक अपनी स्पेशल या स्पेसिफिक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी निकल देखा है तो हर जगह हम निकल को लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ये उत्प्रेरक का एक गुण है। और उत्प्रेरक की अवस्था है भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई भी हो सकती है। और ये उत्प्रेरक जिस अभिकारक की या अभिक्रिया में हम इसे डाल रहे हैं, उस अभिक्रिया में ये उन अभिकारकों के साथ आपस में कोई भी क्रिया नहीं करता है, केवल उनके वेग को इफेक्ट करता है। ये इसी के साथ इसका एक और ये गुण है या पॉइंट है कि उत्प्रेरक है ये अपनी स्पेशल या स्पेसिफिक विशिष्ट अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट है। और अवस्था बता दी इसकी, उत्प्रेरक के स्वयं के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है और स्वयं अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद जैसा हमने डाला है वैसा ही हमें अभिक्रिया में प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित मतलब उत्प्रेरक की प्रकृति अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाली भी हो सकती है और अभिक्रिया के वेग को कम करने वाली भी हो सकती है। तो ये है हमारा उत्प्रेरक। अब इनके प्रकार हैं कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कैसे हैं, क्रिया के आधार पर यानी उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के हैं। ये हम उत्प्रेरक के प्रकार अवस्था के आधार पर
समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी नाम से स्पष्ट है, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक है और अभिकारक, यानी अभिकारक, उत्प्रेरक और प्रोडक्ट या उत्पाद, तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, भौतिक अवस्था समान हो। कहने का अभिप्राय कि तीनों की अवस्था या तो क्या हो, सॉलिड, ठोस, या क्या हो, लिक्विड, या क्या हो, तीनों ही गैस। अगर तीनों का संगठन समान है, अवस्था समान है, तब उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, समांगी। और अगर तीनों में से कोई एक भी अलग है अवस्था तो क्या कहलाएगा, विषमांगी। जैसे हम देखते हैं SO2 + O2 से बनेगा SO3 और यहाँ उत्प्रेरक है NO। तो अभिकारक दोनों क्या है, गैसीय अवस्था में, NO भी क्या है, गैस, और प्रोडक्ट भी क्या है, गैस। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, समांगी उत्प्रेरक। क्या कहलाती है ये, समांगी उत्प्रेरक। इसी प्रकार हम देखते हैं मेथिल एसीटेट CH3COO CH3 प्लस जल के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। यहाँ एसीटेट की अवस्था लिक्विड है, द्रव भी क्या है, लिक्विड है, लिक्विड और लिक्विड। यहाँ उत्प्रेरक है, उसे हम लेते हैं HCl, ये भी क्या है, एक्वस, लिक्विड। तो पहला उदाहरण हमारा SO2 + O2 समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा है ये एसीटेट जिसमें सबकी अवस्थाएं क्या है, लिक्विड। इसी प्रकार विषमांगी में क्या होंगी, इनकी अवस्थाएं अलग अलग। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं N2 + H2, हैबर विधि द्वारा जब अमोनिया का निर्माण होता है तो यहाँ हम क्या बनाते हैं, ये अमोनिया। अमोनिया जब यहाँ बनती है Fe उत्प्रेरक, ये तो यहाँ क्या है, ये गैस है, गैस है, और यह भी गैस है, लेकिन इसकी अवस्था कैसी होती है, ठोस। तो इस प्रकार ये कौन सा उदाहरण हो गया, विषमांगी का। कौन सा उदाहरण है ये, विषमांगी उत्प्रेरण का। अवस्था के आधार पर दो प्रकार देखे थे हमने, समांगी और विषमांगी। अब दूसरा है क्रिया के आधार पर। इसमें पहला देखिए आप, धनात्मक उत्प्रेरक। नाम से पता चल रहा है धनात्मक, यानी ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे हमने ये अभिक्रिया पहले भी देखी है, 2-3 जगह देख ली, लेकिन इसमें उत्प्रेरक कौन सा डाला जाता है, MnO2। जब इसे हीट करते हैं तो ये क्या है, 2KCl + 3O2। इसी प्रकार एक और अभिक्रिया SO2 + O2, क्या डाली थी हमने, NO गैस। तो यहाँ भी क्या मिला था हमें, SO3। तो ये दोनों उत्प्रेरक क्या काम कर रहे हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस उत्प्रेरक को हम क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। इसी प्रकार दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक नाम से पता चल रहा है नेगेटिव। नेगेटिव है, इस उत्प्रेरक का उदाहरण है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें जब हम क्या मिला देते हैं, ग्लिसरॉल, तो इसके जो अपघटन की रेट है, वेग है, वो क्या है, कम हो जाती है। ये है हमारे पास ऋणात्मक उत्प्रेरक का एग्जाम्पल। इसी प्रकार एक उत्प्रेरक होता है यहाँ धनात्मक, ऋणात्मक, और एक है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक, कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जिनमें अभिक्रिया करने वाला अभिकारक ही उस अभिक्रिया में किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। एथिल एसीटेट का हम जल अपघटन करते हैं
तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ CH3 COOH प्लस C2H5OH। स्वतः उत्प्रेरक ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से क्रिया होने के बाद जब उत्पाद बनता है तो यहाँ से एक प्रोडक्ट है वो किसका कार्य करने लगता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। जैसे आप देखिए यहाँ ये एसिड किसका काम करता है, स्वतः उत्प्रेरक। तो ये हमारे क्रिया के आधार पर या क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार के उत्प्रेरक हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और स्वतः उत्प्रेरक। 4th है जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं हम, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, प्रोटीन का पाचन है, तो इनमें जो हम उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं या हम इन्हें एंजाइम का नाम भी देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। जैसे हम देखते हैं हमारे पास होती है माल्टोज या लैक्टोज शुगर, इनका पाचन करने के लिए हम एंजाइम क्या लेते हैं, माल्टेज, और यहाँ क्या लेते हैं, लैक्टेज। तो यहाँ क्या बनते हैं, 2 अणु बनते हैं ग्लूकोज के, और यहाँ क्या बनती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये उदाहरण क्या कहलाता है, जैव उत्प्रेरक, यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक हैं, इनकी भी क्रियाशीलता को कम और बढ़ाने वाले हम पदार्थ काम में लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक, या हम कहते हैं उत्प्रेरक विष। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आप उत्प्रेरक वर्धक का एक एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ उत्प्रेरक वर्धक के रूप में हम यूज़ लेते हैं, जैसे हैबर विधि में Fe के साथ हमने MO मोलिब्डेनम जो मिलाया है, ये किसका काम करता है, उत्प्रेरक वर्धक का काम। इसी प्रकार हम जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, वहाँ निकेल के साथ क्या मिलाते हैं, कॉपर। कॉपर भी किसका काम करता है, उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। अगर हम यहाँ MO के स्थान पर Fe के साथ क्या मिला देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये किसका काम करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। जैसे ये कौन सी विक्रिया है हमारी, N2 + 3H2 2NH3, यानी अगर हैबर विधि द्वारा हमें अमोनिया का अधिक से अधिक उत्पादन करना है तो हम वहाँ आयरन के साथ क्या मिलाएंगे, MO। और अगर हमें उस अभिक्रिया के वेग को कंट्रोल करना है, कम करना है, रोकना है, तो यहाँ क्या मिला देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस अभिक्रिया के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो किसका कार्य करेगी, विष का कार्य करेगी, और मोलिब्डेनम किसका कार्य करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये है हमारे पास उत्प्रेरक का टॉपिक। हमें इसमें क्या देखना है, उत्प्रेरक की परिभाषा, कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। आप सीधा ये नहीं लिख सकते बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम भी करते हैं, जैसे कि ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं, और स्वयं अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं, यानी खुद का रासायनिक संगठन है वो परिवर्तित नहीं होता है। ये हमारे पास भौतिक अवस्था के आधार पर 2 प्रकार हैं उत्प्रेरक। इनमें अंतर पूछा जा सकता है कि समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक में क्या अंतर है। क्रिया के आधार पर ऐसे पूछ सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में अंतर लिखिए, या उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष का एक उदाहरण। तो वर्धक हमारे पास क्या है, मोलिब्डेनम, और विष क्या है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।